जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया गया है ये सिर्फ आपका रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया उसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो कोडरमा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आपका ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आपको देखना क्या है कि दोस्तों कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद नहीं, ठीक है। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है और आपको याद कर लेना है। और दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम होने में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं। दोस्तों जब क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाइएगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन जैसे में पूछ देता है। इसलिए दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़े भी रहेगा तो आपको वहाँ पे अनुमान हो जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और इसका आंसर ये होना चाहिए और आप सही करके आते हैं। लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा। आने को बताना फ्रेंड, ये जो कथन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन है वो कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कुमारी सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड, तो ये जो है वो यूएसए यानी अमेरिका की रहने वाली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुमारी सैंपल है ये कहाँ की थी, तो अमेरिका की, ठीक है। नंबर 2 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या जो है वो विरल नहीं, यानी जनसंख्या कम नहीं है। तो दोस्तों आटाकामा जो है ये एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी विरल पाए जाते। ध्रुवीय प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी कम पाए जाते। लेकिन ये जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। नंबर 3 में दिया गया कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। दोस्तों आपको बताइए जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष है जो कि प्रवास के कारण है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रवास के लिए, ठीक है। नंबर 4 में दिया गया कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, ना इनमें से कौन सा देश का जो है वो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है वो लाटविया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो लाटविया, और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है दोस्तों वो 943 महिला जो है वो भारत का जो है वो लिंगानुपात है, ठीक है। नंबर 5 में दिया गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने की देन है। बताएं ये जो मानव विकास की अवधारणा है वो इनमें से कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा जो फ्रेंड वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। ये तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जो है फ्रेंड वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और यदि बात करें भारत में दोस्तों जो भारत से जो है मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो प्रो अमर सेन के द्वारा जो तो भारत से दिया गया था। तो ऑप्शन ये अगर भारत से पूछा जाएगा तो प्रो अमर सेन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। आपको पता है इनमें से कौन सा जो है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो दोस्तों गेहूं जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। बताने इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। यहाँ का साक्षरता दर कितना फ्रेंड, तो यहाँ का जो साक्षरता दर है फ्रेंड वो 92.28% है, ठीक है। और यदि बात करें भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य फ्रेंड वो राजस्थान है, ठीक। राजस्थान है दोस्तों, केरल, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यदि राज्य पूछेगा तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। नंबर 8 में दिया गया कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। आने को 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है वो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना थी, तो 121.01 करोड़ जो फ्रेंड वो 2011 के अनुसार भारत की कुल
संख्या थी, ठीक है। यदि बात की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत में, तो दोस्तों जो 11 के अनुसार जो फ्रेंड वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो यूपी था, ठीक है। और यदि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे कम जो फ्रेंड वो सिक्किम था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी, सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट 9 में देखिए कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, यानी आपको ये नई औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 24 जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1991। नेक्स्ट 10 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शहर जो फ्रेंड वो नदी के तट पर स्थित नहीं। तो दोस्तों ये जो कोलकाता है ये नदी पर स्थित है, ये आगरा भी है किसी नदी के तट पर स्थित है, पटना जो फ्रेंड ये भी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये जो भोपाल है फ्रेंड ये कोई भी नदी के तट पर स्थित नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन 11 में देखिए कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है, यानी इनमें से बताना कि शुष्क कृषि के अंतर्गत फ्रेंड इनमें से कौन सा फसल जो है वो नहीं बोया जाता है। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना जो फ्रेंड वो शुष्क फसल के अंतर्गत नहीं बोया जाता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 12 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सा नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महानदी। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको बताना है कि 2011 के अनुसार जो फ्रेंड वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुणे। जी हाँ दोस्तों, पुणे जो है वहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक थी, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। नेक्स्ट 15 में देखें कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, यानी आपको बताना चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से जो है वो मसाई जनजाति के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी आपको इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या जो केंद्रित है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मैदानी प्रदेश में रहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मैदानी प्रदेश, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे किसी भी संसाधन का विकास करना काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 में देगा कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है ना, इनमें से कौन सा कारण जो है फ्रेंड वो संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, वहाँ पर जितने भी पुरुष है दोस्तों वो कार्यशील जनसंख्या के लिए किसी रोजगार पाने के किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो यही दोस्तों कारण है जो कि वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट 18 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है वाला है, इनमें से कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला है। तो दोस्तों सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला देश की बात करें तो सबसे अधिक जो है वो नॉर्वे है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नॉर्वे। और यदि बात करें भारत में सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो राज्य है वो केरल है, ठीक है। और यदि बात करें 2021 के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट 19 में देखें कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है ना, इनमें से कौन सा प्रदेश में जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अमेजन वन। जी दोस्तों ये जो जंगल वाला क्षेत्र है यहाँ पे कोई भी कृषि नहीं किया जाता है। ये जो अमेजन वन कहाँ पे है, तो अमेजन जो वन है वो ब्राजील में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया 20 में कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है, भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है। तो दोस्तों भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला 21 में दिया फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक नहीं कारक है, हालांकि इनमें से कौन सा कारक जो है वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। तो महामारी जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। रोजगार स्थिरता देखा जाए तो दोस्तों ये जो है ये भी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। जल की अनुपलब्धता भी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा, और लेकिन ये जो रोजगार है ये अपकर्ष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रोजगार के अवसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो दोस्तों भारत का 2016 के अनुसार देखा जाए तो 131वां स्थान था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 131। नेक्स्ट वन दिया 23 में कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में दिया गया कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है ना। बताना फिर जो आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वो कितना वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वर्षा की होती है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, और यदि बात करें शुष्क कृषि के अंदर कितना आएगा तो शुष्क के अंतर्गत आएगा 275 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, नेक्स्ट 25 में दिया गया कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल साधन है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये बात की जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। तो यदि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो गंगा की। इसकी लंबाई कितनी, तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट 26 में दिया कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। आने को जो हरित क्रांति है इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रयोग जो है सबसे पहली बार डॉक्टर विलियम गार्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डॉक्टर विलियम गार्ड। नेक्स्ट 27 में दिया गया कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा सकता है कि भारतीय जनगणना में जो फ्रेंड वो कौन सा वर्ष जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या हो गया था। तो 1921 में जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1921। कितना परसेंट हुआ था फ्रेंड, तो परसेंट की बात करें तो 0.31% जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। तो ये बात करें जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, तो दोस्तों 1971 ईस्वी में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक है, 28 में दिया कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ना। बना ये जो भारत में स्थानांतरित कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा झूम कृषि। और यदि बात करें ये जो रोका है तो ये रोका कहाँ पर कहा जाता है, तो रोका जो फ्रेंड वो ब्राजील में कहा जाता है। ठीक है, और रे की बात करें तो दोस्तों रे जो है फ्रेंड वो वियतनाम में कहा जाता है। लेकिन 29 में दिया गया कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है ना। बोले ये दो देशों के बीच मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि कोची पतन अवस्थित है। आने वाले जो कोची पतन है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो कोची पतन है फ्रेंड वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे व्यस्त वाला व्यस्तम समुद्री मार्ग है। तो 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर मार्ग। जी हाँ दोस्तों, ये जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है ये काफी ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट 32 में देखिए कि पनामा नहर जोड़ती है ना। ये जो पनामा नहर है वो कहाँ से कहाँ जोड़ती है। दोस्तों पनामा नहर जो फ्रेंड वो प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 33 में देखिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। आने वाले जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला 34 में दिया कि पूर्व पश्चिमी गलियारा जोड़ता है ना। बताएं ये जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिलचर को पोरबंदर से। दोस्तों ये जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सिलचर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो सिलचर जो है वो असम में स्थित है। और ये जो पोरबंदर है वो गुजरात में स्थित है। और यदि उत्तर से दक्षिण बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, 35 में देखिए कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्यों किया। ये मुंबई में सबसे पहली बार जो है सूती कारखाना की स्थापना किया गया। इसका मुख्य कारण क्या था, मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, तो संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारण के कारण जो वो मुंबई में जो है वो पहली सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना किया गया। तो दोस्तों
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों ये जो जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लिया, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग ये जो कोडरमा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें दोस्तों टोटल 300-400 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से करवाए, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपका उससे बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है। में हम लोग कोडरमा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका सेट 1 को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों आप अब इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े होते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में जैसे में क्वेश्चन पूछ जाता है तो हम लोगों को सीधे लगने लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया और इधर उधर पूछने के चक्कर में गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, या मानव भूगोल या परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी। आपको पता है दोस्तों ये जो कथन है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो कथन दिया गया था वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर फ्रेडरिक रेजेल। दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक रेजेल है इन्हें नियतिवाद का जनक भी कहा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नियतिवाद का जनक किससे कहा था, फ्रेडरिक रेजेल। मानव भूगोल का जनक जो दोस्तों वो फ्रेडरिक रेजेल को ही कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये जनसंख्या भूगोल। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ये जो मृदा भूगोल है ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है मृदा भूगोल। बाकी ये जो दोस्तों जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया ना। दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता थे इनके द्वारा कौन सा संकल्पना कौन सा विचारधारा को दिया गया था। तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर जो है वो अमेरिकी एक भूगोलवेत्ता, ठीक है। और इनके द्वारा दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा को दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर नवनिश्चयवाद। ये दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे, तो USA, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे, तो USA। और दोस्तों ये नवनिश्चयवाद का जनक की बात करें तो नवनिश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आपको इनमें से कौन सा बताना है कि कौन सा कारण जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, भौतिक कारण आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल की उपलब्धता दोस्तों वो भौतिक कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जनसंख्या वितरण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर जल की उपलब्धता। बाकी दोस्तों ये जो खनिज है, नगरीकरण है और औद्योगिक जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सभी दोस्तों आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में अपकर्ष से पूछा जाता है और कई बार प्रतिकर्ष से पूछा जाता है। तो दोस्तों अपकर्ष और प्रतिकर्ष हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो मतलब कि कोई भी मतलब अच्छे संसाधनों को देखकर आते हैं, ठीक है, बेहतरीन संसाधनों को। और प्रतिकर्ष में दोस्तों मजबूरी में जो अपने घर छोड़ते हैं वे सभी लोग प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो ये सभी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि प्रतिकर्ष कारक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो जगह ऑप्शन सी प्रतिकूल जलवायु। दोस्तों प्रतिकूल यहाँ अनुकूल रहता था दोस्तों अपकर्ष का अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल पूछा गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो प्रतिकूल है वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती वहाँ से लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वो किसके कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर दोस्तों वो जगह ऑप्शन ये WM थॉमसन, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी दोस्तों JJ थॉमसन होता है, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थॉमसन।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है ना दोस्तों, इनमें से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है वो आपको बताना। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप। और इस बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप का है, और विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत होगा कि विस्तृत जो जनसंख्या होता है उसका पिरामिड जो होता है वो किस आकार का होता है वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर दोस्तों जो विस्तृत जनसंख्या जो पिरामिड होता है वो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। आने ऑप्शन बी राइट आंसर त्रिभुजाकार। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग एकदम सच्चाई से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंक पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है ना। आपको इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंक पिरामिड है दोस्तों वो संकीर्ण और सुंडाकार के आकार का है वो आपको बताना। दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जापान है। दोस्तों जापान का जो आयु लिंक पिरामिड है वो संकीर्ण और सुंडाकार आकार का है, ठीक है। और ये जो नाइजीरिया दोस्तों नाइजीरिया का जो आयु लिंक पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों कार्य के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो दोस्तों बाल आयु वर्ग में दोस्तों 0 से 14 वर्ष के जितने भी लोग आते हैं वो बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उसके बाद 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के अंतर्गत वर्ष तक जितने भी लोग आते हैं वो वयस्क आयु वर्ग या फिर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या दोस्तों ऑप्शन सी 15 से लेकर 59 वर्ष। और दोस्तों वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक जितने भी वर्ष वाले व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं जो ब्राजील में कॉफी के बागान है इन्हें कौन सा नाम से जाना जाता है, तो उन्हें फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फजेंडा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहर कोयला, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। दोस्तों यहाँ पे होगा कि रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है। दोस्तों ये जो रूल कोयला क्षेत्र है वो कौन से देश में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों ये रूल कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर जर्मनी। यदि बात दोस्तों भारत का जो रूल प्रदेश है वो किससे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो रूल है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूल कौन सा राज्य को कहा जाता है, तो झारखंड राज्य को। अगला 13 में क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कौन सा क्षेत्र को जो है और संयुक्त राज्य जो अमेरिका उसे का जंग का कटोरा कहा जाता है वो आपको बताना। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग, ठीक है। दोस्तों ये जो पिट्सबर्ग है इन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उनका जंग का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र आने दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर तृतीय। दोस्तों प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसके शामिल होता है, तो कृषि और पशुपालन जो दोस्तों वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। द्वितीय क्रियाकलाप में दोस्तों विनिर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्या बोल रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों आपको पता है जो बिग इंच पाइपलाइन है इसमें कौन सा इनमें से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों बिग इंच जो पाइपलाइन है उसमें पेट्रोलियम का परिवहन होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर होगा पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था। दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन है इसकी जो मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य नहीं है। आपको इनमें से कौन सा जो देश है दोस्तों वो ओपेक का सदस्य नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर दो हो जाए दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है। ये जो वेनेजुएला देश है दोस्तों ये ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों ये जो ओपेक क्या होता है, तो दोस्तों ओपेक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन देश का एक संगठन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो बस्ती है दोस्तों वो सड़क या नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोई भी सड़क होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और जिस सीधी सड़क और नदी के किनारे जो बस्ती बसाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेखीय या फिर रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर रेखीय। दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झील या फिर तालाब के किनारे जो मकानों को बसाया जाता है वो कौन से प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों वो वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों झील या जो तालाब होते हैं वो हमेशा गोल आकृति के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों आपको ये बताना जो विश्व नगरी शब्द है इस शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जीन गॉटमैन के द्वारा दोस्तों विश्व नगरी प्रयोग का जो है शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। आनो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जीन गॉटमैन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो प्रेयरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी रात के बज रहा है 12:53 और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपका
आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है वो आपको बता दोस्तों 17.75% दोस्तों विश्व में जो है वो भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में यदि पहली जनगणना की बात करें तो पहली जो जनगणना हुई थी दोस्तों वो 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों भारत में संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे बनता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। इनमें से कौन सा राज्य का लिंगानुपात जो दोस्तों वो सबसे कम है वो आपको बताना। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो सबसे कम है। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य दोस्तों वो कौन सा है तो केरल। ठीक है, और यदि बात करें दोस्तों भारत का औसत लिंगानुपात कितना है तो 943 महिला। ठीक है, लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है दोस्तों, प्रति 1000 स्त्रियों पर महिलाओं की कुल जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको पता 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें से सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक नगरीकरण वाला जो राज्य दोस्तों वो गोवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। तो आपको इनमें से कौन सा जो भाषा समूह है वो भारत में सबसे छोटा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे छोटा भाषा समूह है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा किरात। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि गांव से गांव में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। दोस्तों ये जो गांव से गांव में प्रवास होता है महिलाओं का ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या वो आपको बताना। दोस्तों गांव से गांव जो महिलाओं का प्रवास होता है उनका मुख्य जो कारण था वो विवाह होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी महिला का जब शादी हो जाता है तो एक गाँव से दूसरे गाँव चले जाते हैं जो कि एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव भूगोल सूचकांक का निर्माण किया। यानी आपको इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो है वो निर्माण किया गया वो आपको बताना है। तो दोस्तों डॉक्टर महबूब उल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये दोस्तों ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है ये कहाँ के रहने वाले थे तो डॉक्टर महबूब उल हक दोस्तों वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और दोस्तों जो प्रो अमर सेन है वो भारत से थे। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था तो प्रो अमर सेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर है। ना ये मानव विकास सूचकांक दोस्तों यूएनडीपी जो है दोस्तों वो प्रत्येक वर्ष 189 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, उनमें से भारत में सबसे अधिक किसका स्कोर रहता है तो भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो केरल राज्य दोस्तों इसका मानव विकास सूचकांक जो वो सबसे अधिक रहता है। ठीक है, दोस्तों ये जो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष जो ये जो जारी करता है ठीक है मानव विकास सूचकांक इसमें कौन सा बातों का ध्यान रखती है तो साक्षरता दर, औसत आयु और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों एटीआई रिपोर्ट जारी करती है और जिसमें 189 देश शामिल होते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो कौन सा देश का है। ठीक है, तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे रहता था दोस्तों, जो आपका नॉर्वे ऑप्शन मिलेगा नॉर्वे। लेकिन दोस्तों 2021 का जो रिपोर्ट आया उसमें दोस्तों स्विट्जरलैंड जो दोस्तों वो फर्स्ट रैंक पे आ गया। ठीक है, और जो बात है हमारा भारत का रैंक केवल स्थान पे आया तो 132वां रैंक पे दोस्तों हमारा भारत का स्थान आया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है तो 132वां रैंक। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो बिहार। ठीक है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर बिहार। की बात करें दोस्तों पुरुष का तो पुरुष का भी साक्षरता दर यहाँ कम है। और बात करें भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो बिहार ही है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। यानी इनमें से कौन सा जलमार्ग दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है तो NW1 जो दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। NW1 जो दोस्तों वो सबसे लंबा जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुंबई है वो एक प्राकृतिक पतन या फिर प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है। इनमें से कौन सा कारण के कारण दोस्तों कौन सा प्रदूषण के कारण हैजा और पीलिया बीमारी होता है वो आपको बताना। 32 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के दोस्तों हैजा और पीलिया बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये यूएनडीपी है इसका पूरा नाम क्या होता है तो दोस्तों यूएनडीपी का जो पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों तो विश्व मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ये टिस्को इस्पात संयंत्र है वो कौन सा राज्य में स्थित है वो आपको बता दें। दोस्तों टिस्को राज्य जो टिस्को इस्पात संयंत्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर झारखंड। यदि बात दोस्तों झारखंड में कहाँ पे स्थित है तो जमशेदपुर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो टिस्को है कहाँ पर स्थित है तो जमशेदपुर में। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में दिया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो कौन से देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। अन्य ऑप्शन ये राइट है रूस। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल जो कोडरमा के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था सेट 1 उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लिए। और आप 35 जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये कोडरमा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका सेट 2 है। ठीक है, सेट 1 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा दोस्तों कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका। आपने आपको बताने दोस्तों ये जो कथन है कि प्रकृति कभी सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर ये विडाल डी लाब्लास। ठीक है, ये जो कथन किसके द्वारा दिए गए तो विडाल डी लाब्लास के। दोस्तों ये जो विडाल डी लाब्लास को है वो संभववाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है तो विडाल डी लाब्लास। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर का आमूलवादी विचारधारा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपको इनमें से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर इन सभी महाद्वीपों की अपेक्षा सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी आकार का है। आपको पता है इनमें से कौन सा देश है जिसका जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है। तो दोस्तों घंटी के आकार की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है दोस्तों वो घंटी के आकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रो अमर्त्य सेन के अनुसार देखा जाए तो विकास का सर्वाधिक जो माध्यम वो किसे माना गया तो 5 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्वतंत्रता में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। जी हाँ दोस्तों ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है इसकी जो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करते। दोस्तों आपको इनमें से कौन से जो जनजाति है दोस्तों वे लोग जो है वो ऋतु प्रवास नहीं करते। ऋतु कहने का मतलब दोस्तों ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो दोस्तों ऋतु का मतलब मौसम होता है और प्रवास का कहने का मतलब ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो उसी को हम लोग प्रवास करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो जनजाति वो ऋतु में प्रवास नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भूटिया जनजाति ये भी ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, ये जो गुज्जर जनजाति ये भी प्रवास करते हैं। ये जो दोस्तों बकरवाल जनजाति ये भी प्रवास करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मुंडा जनजाति है जो कि झारखंड के एक महत्वपूर्ण जनजाति है ये लोगों प्रवास नहीं करते। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है किस कृषि प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रणाली संबंधित है वो किससे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्यूपिल फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। दोस्तों ये जो ट्यूपिल फूल है इनमें से कौन सा देश में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है वो आपको बताएं। दोस्तों ट्यूपिल फूल का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो नीदरलैंड में होता है। ठीक है, आने ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किस उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि कौन सा उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किस महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी आपको इनमें से कौन सा जो महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ पे जो रेलवे का जो रेल जो दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तारित है रेल लाइन का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, यहाँ पे रेल का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि चैनल टनल जोड़ता है। दोस्तों ये जो चैनल टनल है वो कहाँ से कहाँ जोड़ता है वो आपको बताना है। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस से लंदन को जोड़ता है, ठीक है। पेरिस और लंदन को जोड़ता है ये जो चैनल टनल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि रेशम मार्ग किसको जोड़ता है, आपको नहीं जो रेशम मार्ग है वो किसको जोड़ता है। तो दोस्तों रेशम जो मार्ग है वो चीन और भारत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर चीन और भारत। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। आपको पता है जो विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो लोग हैं दोस्तों वो नगरों में निवास करते हैं। तो दोस्तों 54% जो जनसंख्या वो विश्व का जो है वो नगर में निवास करते हैं। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने मेगा सिटी है। तो दोस्तों टोटल 31 मेगा सिटी है, ठीक है। आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत के अधिकांशतः मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियां में रहते हैं। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जो 25% जो जनसंख्या दोस्तों वो अवैध बस्तियां में रहते हैं, ठीक है। आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई। दोस्तों आपको बताना ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इस नगर को किसके द्वारा बनाई गई थी वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है उसको बनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तब राइट आंसर जो 1872 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये जो 1872 में जनगणना होता वो पूरी हर एक क्षेत्र में नहीं हो पाया था, तो ये संपूर्ण जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ। आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुंबई पतन के दरबार को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मुंबई पतन के दबाव को दोस्तों कम करने के लिए कौन सा जो पतन का निर्माण किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण कराया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों देखिए जो भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम की प्रसारित की बात करें तो 22 का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1923 ईस्वी में पहली बार प्रसारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है कि कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो कोंकण रेलवे है वो कौन सा दो शहरों को जोड़ता है, तो रोहा और मंगलोर को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ख राइट आंसर रोहा। दोस्तों यदि बात करें जो रोहा है ये कहाँ पर स्थित, तो दोस्तों रोहा जो है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, और जो मंगलोर है दोस्तों ये कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें तो NH7, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है NH7 का जो नया नाम है दोस्तों वो NH44 कर दिया है। दोस्तों यदि NH7 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको NH44 राइट आंसर कर देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों NH7 का जो नाम बदलकर NH44 कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुई। तो दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो हरिके बांध से हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया। दोस्तों भारत में पहली बार आधुनिक ये जो सूती मिल कहाँ पर लगाया गया था और कब लगाया गया था ये आपको बताना। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो पहली बार सूती मिल जो है वो मुंबई में लगाया था, लेकिन कब लगाया गया था दोस्तों, तो 1854 ईस्वी में, ठीक है। 1854 में पहली बार मुंबई में लगाया था सूती वस्त्र मिल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। हमने आपको बताना इनमें से कौन सा देश है दोस्तों विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा भारत, हमारा इंडिया देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो काकरापाड़ा नाभिकीय परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अन्य आपका बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बॉक्साइट की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था। दोस्तों ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है वो कौन से राज्य से शुरू हुआ। तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो भारत में पुरुष का मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार। ठीक है, काम और रोजगार दोस्तों भारत में पुरुष का मुख्य कारण। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाओं का मुख्य प्रवास का क्या कारण है, तो विवाह। क्योंकि दोस्तों महिलाएं का जब विवाह होता है तो वो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। और यदि पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष जो है वो काम के लिए, रोजगार के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, तो इनका मुख्य कारण होता है। ठीक है, प्रवास का। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में सबसे बड़े भाषाई परिवार कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार की बात करें तो ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे बड़ी भाषाई समूह है। ठीक है, परिवार है, आने ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, यानी भारत देश के अंतर्गत। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन कॉफी का प्रकार नहीं है। आज मैं आपको इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो कॉफी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अरेबिका है ये भी एक कॉफी का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ये जो रोबस्ता है ये भी कॉफी का प्रकार है। ठीक है, ये जो लेबिरिका है दोस्तों ये भी कॉफी का प्रकार है, बट ये जो नरमा है दोस्तों ये कॉफी का प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केरल के समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है। आपको पता नहीं जो केरल की समुद्री तट है इसमें से कौन सा खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर थोरियम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो मॉडल से कोडरमा के द्वारा जारी किया गया था उसका सेट 2 को कर लिया। ठीक है, यदि आप